डेवलपमेंट होती है वो इनिशियल 2 इयर्स में आपकी ब्रेन की माइलिनेशन कंप्लीट होती है। उस दौरान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने वक्तन फ़वक्तन जो फॉलोअप विजिट्स होते हैं बच्चे के, उसमें उन चीज़ों को हम देखते हैं। ऑटिज़म में की जो यूजुअली अलामात हैं वो आपकी 1 से 2 साल के अंदर सामने आना शुरू हो जाती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर केसेस में वो उस वक्त इतनी नोटिस नहीं लिया जाता, क्योंकि वो एक ग्रोइंग ब्रेन की चीज़ें, तो माँ बाप भी उसको इतनी अहमियत नहीं देते। या पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि डिलेड माइलस्टोन्स हैं, मतलब लोग लोग वो कह रहे हैं कि हो सकता है बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है और बच्चों से शायद बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। फिर जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करता है और जब वो स्कूल जाने वाली एज पे होता है, या जब स्कूल में जाता है, या जब वो और सोशल इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो फिर ये चीज़ें और नुमायाँ होना शुरू होती हैं। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हम क्लिनिकल कहेंगे कि ये चीज़ें इन बच्चों में ज़्यादा नज़र आती हैं, वो उसको हम 2 तरह से डिवाइड करते हैं। एक होता है कम्युनिकेशन और बिहेवियर इश्यूज। कम्युनिकेशन यानी आपस में जो बात करने की सलाहियत वो, और बिहेवियर यानी कि जो नॉर्मल उसकी दूसरे लोगों से इंटरेक्शन है। अगर 4 बच्चे और आ जाते हैं या 2 बच्चे और आ जाते हैं तो उनसे कैसे इंटरेक्ट करेगा, घर वालों से कैसे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। जब कम्युनिकेशन का आता है तो वो बच्चे वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन कुछ बच्चे देर से बोल रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारे पास आ रहे होते हैं वो स्पीच डिले के साथ आते हैं कि टाइम पे बोलना नहीं शुरू किया, बोलना तो शुरू कर दिया लेकिन उनको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरा जो है वो अपनी एक एनवायरनमेंट में वो रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। ओके, दे डोंट वांट टू गेट सोशलाइज, नहीं होना चाहते। अगर आप बच्चे से बात करते हैं तो वो आई कांटेक्ट जो होता है वो नहीं आता। ठीक है, या अगर आप उनसे कुछ बोल रहे हैं या बात कर रहे हैं तो वो अपनी दुनिया में बिजी होते हैं। दे डोंट हैव इंटरेस्ट कि वो आपकी बात सुने। फिर अपनी जो अपनी खिलौने, अपनी चीज़ें, अपनी जो सराउंडिंग है वो उसमें रहना पसंद करते हैं। और आप जब उनको उससे डिस्टर्ब करते हैं तो फिर वो इरिटेट होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, या फिर वो एक थोड़ा सा अपना बिहेवियर दिखाना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, वालिदैन या जो केयर गिवर हैं वो क्या चीज़ें नोटिफाई करें बच्चों की कि जिनके बच्चे अभी ग्रोइंग फेज में हैं, कि ऑटिज़म को अगर वो अर्ली डायग्नोज करवाना चाहते हैं या वो देखना चाहते हैं कि भाई, तो पेरेंट्स को क्या चीज़ें देखनी चाहिए अपने बच्चे के अंदर कि ये चीज़ें हो रही हैं? तो जब बच्चे से आप इंटरेक्ट करते हैं, देखें उसमें सबसे जो हमारी अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक है वो ये कहता है कि आप बच्चे का एक 9 महीने पे मुआयना करवाएं, 18 महीने पे कराएं, 24 महीने पे और 30 महीने पे। तो 3-4 जब आपकी स्क्रीनिंग्स हो जाएंगी, वालिदैन लेकर आएंगे और डॉक्टर्स उनको देखते हैं, असेस करते हैं कि वो 9 महीने के हिसाब से उसकी सारी माइलस्टोन्स उसने अचीव किए। माइलस्टोन्स तो वो अचीव करता है लेकिन उसमें थोड़ा सा लैकिंग होती है। अब अगर वो उसने 1 साल पे लफ्ज़ बोलना शुरू किया तो क्या वो क्लियर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। दूसरा, वो अपने नाम को पहचान भी रहा है कि नहीं है। अक्सर माँ बाप आवाज़ दे रहे होते हैं, वो नहीं पहचानते बच्चे, और हम समझ रहे होते हैं बच्चे इंगेज हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो अपने काम में मगन है तो कोई बात नहीं, या फिर हम उसको वो टच करके या हिला के जो है वो उनसे काम करवा लेते हैं। तो जब ऐसे माँ बाप बच्चे को देखें कि जिसमें कोई चीज़ नॉर्मल से हट के है, जो थोड़ी सी पिक्यूलियर है, जो और बच्चों में कभी नहीं देखी है, तो उसको नोटिस करना चाहिए और नोटिस में लाना चाहिए, और फिर अपने जो भी आपका पीडियाट्रिशियन है उनसे डिस्कस करना चाहिए। इनिशियल जो फर्स्ट इनकाउंटर होता है वो तो पीडियाट्रिशियन से होता है, फिर पीडियाट्रिशियन आगे जहाँ भी आपको रेफर करना चाहें वो फिर होता है। तो इसकी डायग्नोसिस कौन करता है? पीडियाट्रिशियन करता है या पीडियाट्रिशियन इसको सस्पेक्ट कर लेते हैं। हमारा सस्पेशन होता है कि हाँ ये ऐसे हैं, और कि जैसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सोशल गैदरिंग में जाता है तो रोना धोना शुरू कर देता है, मिलना नहीं चाहता है, अपनी घर में रहना पसंद करता है, एक बात को बार बार रिपीट करता है। ऐसी कोई चीज़ हमें नोट करते हैं। जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं तो हमसे आई कांटेक्ट नहीं होता। वो इवन हमारी क्लिनिक्स में भी आके वो अपनी कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिससे वो जो उनको इंटरेस्ट कर जाए। तो ऐसी चीज़ें हम होती हैं तो फिर हम इन्हें चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं जो इनको असेस करते हैं। उनके सर्टन डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, उसके तहत इनको कैटेगराइज करते हैं कि ये माइल्ड में है कि मॉडरेट में है, सिवियर में, और फिर उसकी बिहेवियर असेसमेंट होती है, और फिर वो उसको साइकेट्रिस्ट से डिस्कस करते हैं, और फिर वो साइकेट्रिस्ट उनका एक पूरा वर्क प्लान बनाता है कि उनकी कौन सी थेरेपीज़ में उनको
इंडक्ट किया जाए। ओके, तो ये बच्चे यूजुअली फिर साइकेट्रिस्ट इनको फिर डील करते हैं, इनकी जो थेरेपीज होती हैं या जी, ऐसा चाइल्ड असल में साइकेट्रिस्ट। जो आपकी न्यूरो साइकेट्री है उसमें उनकी ओके। पूरी टीम होती है। ये ओके। हमेशा जैसे इन सब चीज़ों में इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी जी जी अप्रोच। तो उसमें फिर आपके पास स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, ऑक्यूपेशनल ओके। थेरेपिस्ट भी होगा, बिहेवियरल थेरेपिस्ट भी होगा, कुछ आपको टॉय से खेलना जैसे वो स्कूल टाइप होता है वैसे भी होते हैं। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेंटर्स आपके पास मौजूद होते हैं ओके। जहाँ पे ये सारी थेरेपी की टीम होती है। एंड इफ़ दे नीड एनी असिस्टेंट फॉर मेडिकेशन और वो तो फिर वहाँ पे आपका चाइल्ड साइकेट्रिस्ट का रोल आ जाता है। तो ये बीमारी बाय बर्थ होती है बच्चे के अंदर या उम्र के किसी भी हिस्से में डेवलप हो सकती है? ये यूजुअली इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस है कि अगर एक फैमिली में किसी और फैमिली के मेंबर को है तो उससे जेनेटिक इन्फ्लुएंस 60 to 90% तक बच्चों में आ सकता है। ओके। अगर एक बच्चा आपकी फैमिली में है तो आपके पास चांसेस हैं। अगर पेरेंट्स बहुत ओल्डर हैं तो आपके बच्चों में ये चांसेस होता है। कुछ थ्योरीज ने ये भी कहा था कि जो मदर बहुत प्रेगनेंसी में बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहती हैं वहाँ भी एक फैक्टर है, लेकिन वो ओके। इतना प्रूवन नहीं हुआ। तो ऐसा है कि जो आपकी फैमिली में जेनेटिकली ये चीज़ ट्रांसमिट होती है। होती है। तो क्या इसका कोई मुकम्मल इलाज है कि मतलब? मुकम्मल इलाज है और ये बच्चे काफ़ी नियर नॉर्मल हो जाते हैं वंस दे आर डायग्नोज अर्ली। जितना आप ओके। अर्ली डायग्नोज करेंगे उतना अर्ली आप इंटरवेंशन करेंगे और फिर उतना अर्ली वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ को गुजार सकेंगे। एम जो हमारा मैनेजमेंट का होता है या ट्रीटमेंट का होता है वो ये कि वो अपनी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में अपने नॉर्मल रूटीन वर्क को वो कर सकें। अब उसमें अगर वो थोड़े से इंटेलेक्चुअली भी पीछे हैं तो दैट डजंट मैटर, क्योंकि ये बच्चे ऑडिटरी इनका रिफ्लेक्स बहुत अच्छा होता है। समझने में और चीज़ों को जब समझते हैं और अगर उनकी अपनी पसंद की चीज़ होगी तो वो बहुत अच्छा है। जैसे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, दे आर वेरी गुड इन साइंस, आर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं। तो इन चीज़ों में उनको लाया जा सकता है एंड दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो हमने कहा कि ये जेनेटिक है ये बीमारी, तो अगर किसी पेरेंट के पास एक बच्चे के अंदर ऑटिज्म आ जाता है तो क्या ज़रूरी है कि जो अगला बच्चा भी होगा या तीसरा या चौथा तो उसमें भी ऑटिज्म? चांसेस उसमें ज़रूर होते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी सब्सीक्वेंट स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। तभी हम 9 महीने पर उनको बुला के देखते हैं, फिर हम 18 महीने पे, और अगर इतने ज़्यादा 4 विजिट्स नहीं भी हो सकें तो एटलीस्ट 9 मंथ और 18 मंथ पे ज़रूर विज़िट करवाएं ताकि वो एक दफ़ा उनकी असेसमेंट हो जाए। और अगर ज़रा भी उसमें कोई हमें शक लगता है तो फिर हम साइकोलॉजिस्ट से इसको असेस करवा देते हैं। अच्छा, जो मदर्स हमें देख रही हैं और जिनके बच्चे इस बीमारी से मुतासिर हैं तो वो ये जानना चाहती हैं कि हम आगे फैमिली प्लान करें कि या नहीं करें, या हमारा अगला बच्चे में भी 100% या देखिए, फैमिली प्लानिंग ज़रूर करें, लेकिन वो मैंने कहा ना आप उसको अर्ली चेक करवा लें। और जब बेबी होता है और 6 महीने पे अगर आपको लगता है कि कोई आपको ऐसी चीज़ें हैं कि वो आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, नहीं नॉर्मली बच्चे 3 महीने 6 महीने पे अपने नाम को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो अर्ली जितना आपको चीज़ें पता चलती हैं उतना अर्ली उनका उसको वो कर डायग्नोसिस हो जाएगा एंड ऑब्वियसली दे कैन लीव अ बेटर लाइफ। तो क्या ये ऑटिस्टिक जो बच्चे या अफराद होते हैं ये एक आम इंसान की तरह पढ़ने लिखने या सीखने की सलाहियत रखते हैं? बिल्कुल उनमें होती है ये सलाहियत, सिर्फ इनको थोड़ा सा ट्यून अप करना पड़ता है। अगर आप बिहेवियरल थेरेपी पे उनको जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो दे बेसिकली दे गेट टू नो कि किन चीज़ों में वो बेहतर तौर पे आगे जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनकी मिजाज में इरिटेबिलिटी ज़्यादा है या एग्रेसिवनेस ज़्यादा है तो उसकी भी आपके पास मेडिकेशंस होती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें वो स्पीच और बिहेवियरल थेरेपी जो आपकी होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा, तो क्या ये बच्चे आम स्कूल या नॉर्मल बच्चों के स्कूल में पढ़ सकते हैं या इनके लिए ज़रूरी है कि ये सारे, चाहे वो कम ऑटिस्टिक लेवल पे इफेक्टेड हो या ज़्यादा पे, तो उनके लिए अलग स्पेशल स्कूल्स में ही उन बच्चों को भेजना? लेकिन दैट डिपेंड्स कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ठीक है ना, इट्स अ माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर, देन इट्स एन ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। अब कभी कभी ऑटिज्म के साथ वो ADHD भी होता है उनको, जो हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम है, या उसके साथ और दूसरी कुछ भी डिजीज़ हो सकती है साथ। तो डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। और अगर वो माइल्डर वेराइटी है और 2 साल के अंदर उसको डायग्नोज कर लिया है और आपने थेरेपी शुरू कर दी, तो बाय द टाइम वो 3-4 साल पे स्कूल में एंट्री होंगे तो तब तक उनकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी हैं। और ऐसे सेंटर्स मौजूद हैं हमारे पास, जैसे सेंटर ऑफ ऑटिज्म हमारे पास है, तो जिसमें आपके पास स्कूल भी है और उसमें आपके पास साइकेट्रिस्ट भी हैं एंड साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो वो तीनों चीज़ें आपकी एक ही रूफ में आपको कंप्लीट करिकुलम मिल जाता है कि बच्चे की थेरेपी भी चल रही है और वो अपना सीख भी रहा है अपनी एज के हिसाब से। अच्छा, ऑटिज्म में या ऑटिस्टिक बच्चों में हाइपर एक्टिविटी की फेजेस
जैसे सकते हैं। आते हैं तो जी। इनकी क्या वजूहात होती हैं? वो मुझे आपकी जो बात है ना कि ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम में इट्स अ हम्म, होल रेंज ऑफ डिजीजेस, तो कुछ प्योरली ऑटिस्टिक होते हैं, कुछ ऑटिस्टिक प्लस एडीएचडी होते हैं, और कुछ सिर्फ एडीएचडी होते हैं, एंड दे अगेन उनके बीच में बहुत सारी बड़ी एक रेंज है जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। अगर आप उनकी बात नहीं मानते हैं या उनकी आदत होती है कि वो एक चीज़ में ही अपने मगन रहते हैं, अगर आप उन चीज़ों से उनको हटाते हैं या उनके नॉर्मल रूटीन से उनको चेंज करते हैं, तो फिर हाइपरनेस है, एग्रेसिवनेस है, ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ओके। एक तो माँ बाप को भी उन चीज़ों को समझना है कि कहाँ उनको किस तरह उनको हैंडल करना है, उनको उनके कंफर्ट जोन से हटाना नहीं है, और दूसरा जो है वो थेरेपी से उन उस बच्चे की जो चेंजेस हैं उनको बेहतर करना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स उस चीज़ को डायग्नोज ना करवा पाते हैं, ना खुद समझते हैं, और वो समझते हैं बच्चा ना जिद्दी हो गया है, बात नहीं सुन रहा है, हालांकि हमारे वो यहाँ बच्चा बिल्कुल उस बिल्कुल चीज़ से, उस टर्मोइल से, इमोशनल मेंटल से गुजर रहा होता है, एंड पेरेंट्स आर नॉट हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग जो दैट। एक कॉमन चीज़ है वो डिनाइल है। हाँ बिल्कुल। ठीक है ना, हम कोई चीज़ को हम उनको जब बताते हैं, तो जैसे वालदा को मैंने बताया, तो बहुत दफ़ा होता है कि फादर डोंट एक्सेप्ट, जी। कहते नहीं हमारे फैमिली में और भी ऐसे बच्चे हम्म। हैं, विद टाइम वो ठीक हो जाएंगे, हम्म। बड़े होंगे तो ठीक हो जाएंगे। वही चीज़ पे जब वो आगे जाते हैं और जब वो स्कूल में जाते हैं और फिर जब स्कूल से कंप्लेन आती है, तो फिर इवेंचुअली दे कम बैक टू अस और फिर पूछते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब अब क्या करें। फिर तो लेट हो जाता वो है चीज़ या लेट भी हो जाती है। अब उसको जब थेरेपीज़ होंगी उसके बाद वो अपने स्कूल की तरफ नॉर्मल आएगा, या उसी स्कूल में जाने जहाँ पे आपकी थेरेपीज़ हों, तो फिर वो चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती लेट हैं। हो जाती है? तो डिनाइल फेस को सबसे ज़्यादा पहले हमें उसे एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उसको समझें और फिर उसको आगे देखें, क्योंकि पहले ऐसे बहुत बच्चे हुआ करते थे जो बिल्कुल। बड़े भी हो जाते थे और उनमें बड़े होके भी बिहेवियल इश्यूज आते थे। वो बिल्कुल। सोशलाइज नहीं हो सकते थे, गैदरिंग्स में नहीं बैठ सकते थे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। अगर वो चीज़ें उनकी बचपन में देख ली जाती तो शायद बड़े होकर उनको इश्यूज ना होते। अब तो इतना मटेरियल इंटरनेट पे भी एग्जैक्टली। प्रेजेंट है, लोग अपनी रिसर्च भी, जैसे डॉक्टर ने बताया तो उसके बाद खुद भी उस चीज़ को जाके बिल्कुल, गूगल आजकल तो करते हैं, गूगल सर्च बिल्कुल करते हैं, सारी बिल्कुल चीज़ें आपको पता चल लग जाती जाती हैं, हैं, या बिल्कुल। आप खुद भी उसके बारे में कि अपने बच्चों को किस तरह आप घर में भी थोड़ा हम्म, सा बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू किस तरह आप उनको डील कर एग्जैक्टली सकते हैं। जो आप माएँ साथ जाती हैं और वो देखती हैं जो बिहेवियरल थेरेपीज हो भी रही हैं, बिल्कुल फिर वही चीज़ें वो घर पे घर आके पे उनको आके सिखाया जाता है कि यहाँ हमने ये कर लिया, अब आप बाकी घर जाके इस तरह से करिएगा। तो वो चीज़ें माएँ सीख जाती हैं, और बहुत सी आपने सही कहा ऐसी माएँ मेरे पास आती हैं जो अपने बच्चों की ये चीज़ें देख के दे गो टू गूगल, वहाँ से देखती हैं और फिर परेशान होकर आती हैं कि कहीं हमारे बच्चे को ऑटिज्म तो नहीं है। हाँ सो दिस इज़ अ गुड कि एटलीस्ट वो उनसे सही पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑटिस्टिक बच्चों को क्या सुनने में भी परेशानी होती है? जैसे हमने कहा कि फोकस, वो उनका ध्यान कहीं और बिल्कुल होता है, तो क्या मतलब हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी उन लोगों में जी, होते हैं? उनमें अगर जैसे होता है ना रिस्पॉन्ड देर से करता है, तो फिर उसमें हम हेयरिंग ज़रूर चेक करवाते हैं। उसमें दोनों चीज़ें होती हैं ना, हेयरिंग का असेसमेंट एंड डेवलपमेंटल असेसमेंट। तो हेयरिंग हम ज़रूर चेक करवाते हैं, खासकर जो बच्चे स्पीच डिले के साथ आते हैं, या हेयरिंग का थ्रेशोल्ड कैसा है। अगर वो सही नहीं है तो ऑब्वियसली वो कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकेंगे, तो ऐसे में फिर उनका हेयरिंग का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तो इतने सारे मतलब पेशेंट्स को डील करती हैं बच्चों के बारे में या इस तरह, तो आप क्या देखती हैं कि जो ऑटिज्म के साथ अफराद होते हैं उनके ख़ानदानों को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी के अंदर? एक तो उनको अपनी ही फैमिली में चैलेंजेस बहुत होते हैं, सोसाइटी की बात तो बाद में आएगी। अपने ही घर वाले जो अपने दूसरे बड़े होते हैं या जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, वो उनको एक तरह से वजूहात बना देते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, माँ की वजह से ये हुआ, माँ ने ये नहीं किया होगा तो ये हुआ। तो उनको पहले अपने घर के चैलेंजेस निपटने पड़ते हैं। उसके बाद जब ऐसे बच्चों को वो कहीं सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ बच्चे एडजस्ट होते हैं, कुछ बच्चे नहीं एडजस्ट होते हैं। सेकेंडली, जब ये बच्चा किसी दूसरे और बच्चों से सोशलाइज होता है तो वो एक नॉर्मल तरीके से नहीं सोशलाइज कर पाता, तो वहाँ फिर उन बच्चों के साथ भी इस बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली ये एक सोसाइटी का डिलेमा है कि हम उनको हेल्प नहीं करते, बल्कि हम उन्हें पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर फैमिली वाले उसको पहले एक्सेप्ट कर लें, फैमिली वाले उनको हेल्प करें, खासकर माँ बाप को, स्पेशली मदर को, क्योंकि फादर तो ऑब्वियसली अपने काम में होते हैं, लेकिन मदर जो राउंड द क्लॉक उस बच्चे को देख रही होती है, अगर उन्हें हेल्प करें तो ऑब्वियसली उन पर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो कम हो जाता है। मैं यहाँ अपने तमाम देखने वालों को ये कहना चाहूँगी कि ऐसे तमाम वालिदैन, बिलखुसूस माँओं को जो ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों की देखभाल कर रही हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। हम जानते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक मुस्तकिल निगहदाश्त का अमल है जिसके लिए एक अजीम जज्बा दरकार है।
खुदारा ऐसे पेरेंट्स के लिए मदद का बाइस बने और उनकी हिम्मत को जोड़ने में अपना किरदार अदा करें। ऐसे ताने तिशने, ऐसी बातों से गुरेज करें जो उन वालिदैन की हिम्मत को तोड़ें। डॉक्टर साहिबा, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए क्या गवर्नमेंट की सतह पे कोई स्पेशल स्कूल्स हैं हमारे जहाँ पे जी उनको उस हिसाब से तालीम भी दी जाए और उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी बेहतर है? हो हमारे सके? बहुत तो नहीं है लेकिन हैं। गवर्नमेंट ने अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने एक माजूर बच्चों का स्कूल था जिसको उन्होंने कन्वर्ट किया इनटू सेंटर ऑफ ऑटिज़म, जो गुलिस्तान जौहर में है। और वहाँ पे आपके पास पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट भी अवेलेबल होते हैं, पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट भी हैं, पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और वहाँ पे स्कूल भी है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पे था, जिसमें तमाम किस्म के जो जहनी कमज़ोर बच्चे हैं उन सब का वो स्कूल था। तो वहाँ पे उनकी तालीम भी होती है और उनकी थेरेपीज़ भी होती हैं। जो सिर्फ थेरेपीज़ कराना चाहते हैं, स्कूलिंग नहीं कराना चाहते, वो थेरेपीज़ करा सकते हैं। और इस तरह से हमारा एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का सेंटर है जो कराची यूनिवर्सिटी का है। वहाँ भी जो है वो असेसमेंट होती हैं और असेस करके उनको कैटेगराइज करते हैं और फिर वहाँ भी वो लोग थेरेपीज़ जो हैं वो एडवाइस करते हैं। प्राइवेटली तो बहुत हैं, गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ये 2 जगह हैं जहाँ पे ये चीज़ें सर्विसेज अवेलेबल हैं, एक मिनिमल कॉस्ट के ऊपर लोगों को मिनिमल मिल कॉस्ट रही पे हैं। अवेलेबल है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी अगर अपने इर्द गिर्द या अपनी वर्क प्लेस या कम्युनिटी या स्कूल में ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को देखें तो हम उनके लिए कैसे मददगार साबित हो सकते हैं? मदद उस बच्चे की भी होनी चाहिए और उसके वालिदैन की भी होनी चाहिए। जो हमारे यहाँ ऐसे बच्चों को स्कूल में डाल दिया जाता है विदाउट नोइंग कि वो ऑटिस्टिक हैं, फिर वो बुलिंग का शिकार होते हैं। तो ऐसे में अगर टीचर्स देख रही हैं या अगर कोई पेरेंट का कोई बच्चा है जिसके पेरेंट को ये पता चलता है, तो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जाके अपने स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से कहें कि भाई ऐसा बच्चा है, फिर इसके असेसमेंट की ज़रूरत है। ऐसे में आप उन्हें असेस करवा सकते हैं और असेसमेंट के बाद उनको थेरेपीज़ दे सकते हैं और अपने बच्चों को ये समझा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा ऐसा है तो उनको बुलिंग ना किया जाए बल्कि उनकी हेल्प की जाए। और अगर उनके वालिदैन को कहीं कोई दुश्वारी है, उन्हें डॉक्टर्स का पता नहीं है, उन्हें जगह का पता नहीं, उन्हें सेंटर्स का नहीं पता है, तो आप उनको उन सेंटर्स का बताएं और उनकी हेल्प करें, रादर के उन पे उंगली उठाई जाए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग रिलेट करना शुरू कर देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं, इसने ये किया था तो इसको अल्लाह ताला ने ये कर दिया, इसके गुनाहों की सज़ा है। तो खुदारा ऐसे ना करें, मतलब ऐसे उन कोई लोगों को दावत में जीने होते हैं, कोई दें। शादी में होते हैं, तो बिल्कुल, वहाँ पे यही होता है कि हाँ उनके अब्बा ऐसा था तो मौजूए बच्चा बहस ऐसा बन है। जाता है वो हाँ, इंसान, और फिर वो फैमिलीज कतराने लगती हैं ऐसी सोशल इवेंट्स को अटेंड exactly. करने से और इससे। तो काइंडली इन चीज़ों से आप लोग इज्तनाब करें। और डॉक्टर साहब, कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई प्रिवेंटिव या इसके कि भाई मेरे बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप ना हो, तो वो क्या कोई मेजर्स हैं जो वो करें? एंटीनेटल केयर जो हम कहते हैं वो हम हाँ। इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है यहाँ, उधर भी और बाहर भी। बाहर तो बहुत ज़्यादा दी जाती है कि माँ किसी भी किस्म के स्ट्रेस से आज़ाद रहे, माँ को खुश रखें, माँ अच्छा खाए पिए, हर तरह की डाइट है। जो हमारे यहाँ है कि पाबंदियाँ हैं, ये ना खाओ, हाँ, ये गर्म है, ये ठंडा है, गर्म है, ठंडा है, इधर ना जाओ, उधर ना जाओ, स्ट्रेसेस हैं। वैसी फैमिली में सारे स्ट्रेसेस आजकल होते हैं, लेकिन एक प्रेग्नेंट मदर को और मज़ीद स्ट्रेसेस देना कि ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो, तो उनको जितना खुश रखा जाए, उनको स्ट्रेसेस कम किए जाएं, उनको अच्छा खुराक दी जाए, उनका प्रॉपर चेकअप हो उनका। और अगर उसमें हमें प्रेगनेंसी में कुछ हमें शुरू में ऐसी चीज़ मिल रही है तो वो उसको एड्रेस किया जा सकता है। और फिर जब बेबी बर्थ हो जाए तो फिर उसके बाद उसको प्रॉपर्ली जहाँ भी आपको लगे कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है, कमी है, फिर उसको एड्रेस किया जाए, टाइमली एड्रेस किया ओके। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई ऐसा टेस्ट नहीं है कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करवा सकें कि बच्चे के अंदर तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया अपने कीमती स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकालने का और हमारे साथ इस नोबेल कॉज में शामिल होने का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऑटिज़म से आगाही की अहमियत को जान गए होंगे। अगर आप अपने आसपास किसी बड़े या बच्चे को इस बीमारी में मुब्तला देखें तो उसे मायूब नज़रों से ना देखें, बल्कि उन्हें भी इस माशरे का फ़ाल शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारने का मौका दें। अगर आपको हमारा आज का शो पसंद आया तो हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब सिर्फ सेहत की बात होगी हर घर में। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।